राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 45 और ये HSSC कलरक परीक्षा हुई थी 2019 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म आपस में सामान्य रूप स्वरूप में संबंधित हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न रूप से संबंधित है। तो साहसिक का होगा डरपोक, खूबसूरत का होगा स्पष्ट, का होगा अस्पष्ट, युवा का होगा प्रौढ़। तो खूबसूरत और सुंदर ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, तो इसका आएगा खूबसूरत और सुंदर। धातुकर्णीय प्रक्रिया जिसमें अवनमक प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या होगी? फैन पलवन। क्या होगी? फैन पलवन। पलवनशीलता प्रक्रिया में किया जाता है। अवनमक का उपयोग झाग पलवनशीलता प्रक्रिया में किया जाता है, जहां वे 2 सल्फाइड अयस्कों को झाग पलवनशीलता के चयनात्मक रोकथाम द्वारा अलग करने में मदद करते हैं, जो एक अयस्क द्वारा झाग निर्माण को चुनती है और दूसरे को झाग में आने देती है। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? तो किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? सिल्वर का। विद्युत का सबसे अच्छा वाहक तत्व चांदी है। इसके बाद तांबा, सोना और एल्यूमिनियम है। विद्युत चालकता प्रतिरोधकता की पारस्परिक मात्रा है, इसीलिए दी गई धातुओं में चांदी में न्यूनतम प्रतिरोधकता और एल्यूमिनियम में सबसे अधिक प्रतिरोधी होती है। तो किस धातु में प्रतिरोध न्यूनतम होती है? तो ये आएगा इसका सिल्वर। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त का परिवहन करती हैं, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा शीरा। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को 3 चीजों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य की रोशनी। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य की रोशनी। पौधों की जड़ों से पानी H2O लेने के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा मिलती है। क्लोरोफिल जो एक हरे रंग का प्रकाश संश्लेषक वर्णक है, इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पौधों को प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देता है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? जनरेटर। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें क्या होगा? यमक अलंकार होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ एक अर्थ है स्वर्ण और दूसरा अर्थ है धतूरा। दूसरा अर्थ है धतूरा। इस प्रकार इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब यमक अलंकार होता है। शुद्ध शब्द का चयन करें, तो उज्ज्वल। देखो दोनों जय आद्य हैं इसमें, तो ये शुद्ध शब्द होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके हैं हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश द्वारा रचित है। हालावाद के प्रणेता कवि हरिवंश राय बच्चन की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। तो क्या भूलूं क्या याद करो हरिवंश राय की बच्चन की हैं, और ये मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश भी किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। उल्लेख का सही संधि विग्रह क्या होगा? उल्लेख का सही संधि विग्रह होगा उत प्लस में लेख, उल्लेख। निम्नलिखित में किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान हैं? तो इनमें से कौन से में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान हैं?
तो ये देखो कंचन, कनक और आटक, ये सब सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। कंचन, कनक और हाटक, ये समूह सोने के पर्यायवाची हैं। वर्ग ए में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग ब से मिलान कीजिए। तो इनका मिलान करना है, तो इसका आएगा, देखो भाई, पहले का आएगा भूषण बिनु ने विरजई, इसका आएगा यमक अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, तो इसका आएगा उपमा अलंकार। जहाँ सा से सी सम या जे ना वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखो भाई, से कमल से, देखो इसमें होगा उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में होगा रूपक अलंकार, इसमें होगा रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, इसमें होगा श्लेष अलंकार। तो ये एक बार देख लेना भाई। सुषुप्ति शब्द का विलोम विपरीतार्थक रूप क्या होगा? तो इसका विपरीतार्थक होगा, सुषुप्ति का होगा जागृति, इसका क्या होगा? जागृति होगा। सुषुप्ति शब्द का विलोम होगा जागृति। समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए। तो इनके सही मिलान होगा यथा संख्य, इसका होगा अवयवी भाव समास। क्या होगा? अवयवी भाव समास। अंधकार युक्त का होगा तत्पुरुष समास, इसका होगा तत्पुरुष समास। अंधकार युक्त का होगा तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी का होगा द्विगु समास और जन्म मरण का होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जन्म मरण का होगा द्वंद्व समास। सीदी बसीर मस्जिद की झूलती मीनारें अवस्थित हैं। तो सीदी बसीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ हैं? ये हैं अहमदाबाद में। सीदी बशीर मस्जिद की पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी और इसे पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और वे लाल बाल पाल, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता था, के एक प्रमुख सदस्य थे। अन्य दो बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल भी थे। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो ये कौन सा है? अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद सर्वोच्च आबादी वाला है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि प्रख्यात व्यक्तियों को चुनाव की प्रक्रिया से गुजरे बिना राज्यसभा में जगह उपलब्ध कराना। तो 12 सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ध्वनि तीव्रतम गति करती है। तो ध्वनि तीव्रतम गति किसमें करती है? स्टील में। स्टील सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है ना। ध्वनि ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है, इसीलिए यह है क्योंकि ठोस माध्यम में अणु तरल या गैस की तुलना में एक साथ बहुत करीब होते हैं, जिसमें ध्वनि तरंगें इसके माध्यम से अधिक तेजी से यात्रा करती हैं। स्टील के माध्यम से 17 गुना तेजी से यात्रा करती है। हवा की तुलना में 17 गुना ज़्यादा स्टील में ध्वनि गति करती है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है? निष्कासन जो मानव के लिए हानिकारक है वो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है।
पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? तो पुरुषों में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाता है? एक्स और वाई, एक्स और वाई पाया जाता है। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक है कैल्शियम फास्फेट। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम, जिसमें अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, महिला साक्षरता दर 77.6 है। तो 77 और 78 आए तो भैया 78 करना होगा, सबसे अधिक है। उसके बाद में पंचकुला, फिर अम्बाला। और 84.7% गुरुग्राम जिले का राज्य 84.7% की साक्षरता दर। देखो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर किस में है? गुरुग्राम में। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो ये है सरस्वती नदी से। सरस्वती उद्गम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र और कपिल मोचन के 48 कोस परिक्रमा के साथ हरियाणा के सबसे प्राचीन वैदिक धार्मिक स्थल है सरस्वती। देखो भाई पवित्र नदी किसे माना जाता है? आदि बद्री के संबंध में सरस्वती को। और इसके साथ दूसरी पूछे ना तो सरस्वती और दृष्टि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो ये किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब जो सखी योजना है ना, वो भी पानीपत से शुरू किए हैं। तो अब वाली आएंगी भाई, पहले वाली नहीं पूछेंगे। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिले की। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बाल मुकुंद गुप्त। उस समय के सबसे महत्वपूर्ण उर्दू अखबार कोहिनूर का संपादन किया था। उनके संपादकीय काल के दौरान कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अखबार से जुड़े थे, जिनमें लाला लाजपत राय भी शामिल थे। उन्होंने अखबार ए चुनार का भी संपादन किया था। तो कोहिनूर पत्र का संपादन किसने किया था? बाल मुकुंद गुप्त ने। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी पहाड़ियाँ। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो क्या 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य किया है। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ये थे हेमचंद्र। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे। उन्होंने 1553 से 56 के दौरान पंजाब से दिल्ली तक 22 युद्ध जीते थे। तो हेमचंद्र ने कितने युद्ध जीते थे? 22 युद्ध। और दिल्ली में अकबर की सेनाओं को भी हराया था। उन्होंने आगरा और दिल्ली में अकबर की सेनाओं को किसने हराया था? हेमचंद्र ने। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली का पुराना किला में राजा विक्रमादित्य के रूप में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमचंद्र ने 7 अक्टूबर 1556 को। और उन्होंने 1 महीने तक दिल्ली के राजा के रूप में शासन किया, लेकिन 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर से हार गए थे। तो 1 महीने तक इन्होंने यहाँ दिल्ली पर राज किया था विक्रमादित्य की उपाधि के 1 महीने के बाद ही पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी थी 5 नवंबर 1556 को, और हेमचंद्र हार गए थे। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है? तो कौन सा है? साक्षी मलिक रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो ये किस नगर में स्थित है? करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI भारत का डेयरी अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है, जो हरियाणा के करनाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी, और 1955 में संस्थान का मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित हो गया था। तो 1955 में क्या ये करनाल में आ गया था।
सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, हरियाणा में सुल्तानपुर गांव फरुखनगर गुरुग्राम जिले में स्थित है। हर साल 100 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले पक्षियों में साइबेरियन क्रेन, राजहंस, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट आदि प्रमुख हैं। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो यहाँ थे 7। घर जेके में इसकी ट्रिक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। कौन था? हेमचंद्र था। हेमू, जिसे मूल रूप से हेमचंद्र के नाम से जाना जाता है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया था। तो ये अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये है जींद जिले में। वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के जींद जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य में समर्थित प्रमुख रूप से नीलगाय, गिद्दड़, सियार, लंगूर और बंदर, नीला मोर आदि पाए जाते हैं। तो वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जींद जिले में। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट विजयश्री प्राप्त की, तो किसने? संतोष यादव ने। ये रेवाड़ी की हैं। संतोष यादव कहाँ की हैं? रेवाड़ी की हैं। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला और माउंट एवरेस्ट पर काश शुंग की तरफ से सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भी पहली महिला हैं। और इन्होंने 1992 में पहली चोटी पर चढ़ी और फिर मई 1993 में चढ़ाई की। 1992 और 93 में इन्होंने ये चढ़ाई की थी। 1992 और 93 में। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा? तो ये रहा था हर्षवर्धन की राजधानी, जिसे स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वर्धन वंश की राजधानी था, जिसने 6वीं और 7वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत के एक प्रमुख हिस्से पर शासन किया था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में वर्धन राजधानी के रूप में कार्य किया इन्होंने। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले थानेसर थी हर्षवर्धन की राजधानी और बाद में क्या थी? कन्नौज थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी ये थानेसर, और बाद में कौन सी राजधानी बनाई उसने? कन्नौज। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? तो खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? ये है कबड्डी से। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में हरियाणा से होते हैं 5, लोकसभा में 10 और विधानसभा में 90। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न धातुओं में किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहे की। सिंधु घाटी के लोग तांबा, कांस्य, चांदी, सोना उपयोग करना जानते थे, लेकिन लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ के ईरण पार्क में 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया था। तो कितने भिक्षुओं को दिया था? ईरण पार्क में 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने दुख के अस्तित्व, उसके कारण और उसके अंतः को संबोधित करके 4 महान सत्य बताए थे। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन सुत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सत्य का चक्र घूमना। तो पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। पूर्वी मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पूर्वी मध्य प्रदेश से। और विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से पूरे राज्य में पश्चिम में बहती है। यह पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तरी भारत के सिंधु गंगा मैदान और दक्षिण के दक्कन पठार में विभाजित करती हैं।
तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला क्या करते हैं, उत्तरी और दक्षिणी भारत को विभाजित करती हैं। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, ये है नर्मदा नदी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निकटवर्ती नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ मिलकर यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स में से एक है। तो बांदीपुर क्या है, टाइगर रिजर्व है। क्या ये टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ है, कर्नाटक में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कौन करता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, और अधिनियम कौन सा था, 1934 के बाद स्थापित किया गया था। आरंभ में यह एक निजी संस्थान के रूप में कार्यरत था, जिसे 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो आरबीआई को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था, 1949 में। तब से यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, और जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था, तो 1966-67 से 68-69, 1966-67 से 68-69 में योजना अवकाश रखा गया था। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था, तो 1972 तक। 1972 तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सारनाथ के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण शेर को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, और बाद में शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। इसके बाद बाघ ने इसकी जगह ले ली। बाघ टाइगर को भारत में बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की योजना के साथ अप्रैल 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो 1972 तक तो सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था, और 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, अप्रैल 1973 में। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय क्या है, तो राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय क्या है, 52 सेकंड। छंद की पहली और अंतिम पंक्तियां लगभग 20 सेकंड का समय है। तो राष्ट्रगान के पूर्ण गायन का समय लगभग कितना है, 52 सेकंड। कितना है, 52 सेकंड। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। कौन सी थी, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है, तो लेक पैलेस कहाँ है, उदयपुर में। औपचारिक रूप से जग निवास के रूप में भी जाना जाता है, तो लेक पैलेस को जग निवास के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ है, उदयपुर में। मेवाड़ के शाही राजवंश का एक पूर्व ग्रीष्मकालीन महल है, जो अब एक होटल के रूप में बदल दिया है। उदयपुर के पिछोला झील में जग निवास द्वीप पर स्थित है, और यह कहाँ स्थित है, पिछोला झील।
पिछोला जेल। तो इसे शुरू में जगनिवास या जननिवास भी कहा जाता था, तो अब इसको होटल के रूप में बदल दिया है। वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? तो वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा को मुक्त कराया गया था? तो पुर्तगाली 1961 तक गोवा में बैठे थे पुर्तगाली। एक विस्तृत स्वतंत्रता आंदोलन सेना के ऑपरेशन के बाद तो ये पूछ ले पुर्तगालियों को कैसे मुक्त कराया गया था? तो सेना का ऑपरेशन भेजकर इसको पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शस्त्र कार्रवाई का नाम ऑपरेशन विजय था, और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। इसने पुर्तगालियों को भारत के शेष हिस्सों पर से 451 वर्षों के शासन को समाप्त कर दिया था। तो ये ऑपरेशन विजय था जिसको चलाकर भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। कब? 1961 में। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था, के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। तो ये कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद, जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था और बाद में आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत में आपातकाल 1975 से 77 तक 21 महीने की अवधि के लिए लगा था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश भर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। यह आधिकारिक तौर पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण मामले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आपातकाल लगाया गया था। तो इसमें इंदिरा गांधी दोषी पाई गई थी चुनाव में। निम्नलिखित शासकों का भारत में शासन का सही क्रम क्या है? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और लास्ट में अकबर। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? कलपक्कम तमिलनाडु, ये सुमेलित है। कलपक्कम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले का एक छोटा सा शहर है जो ज़्यादातर अपने परमाणु संयंत्रों संबंध अनुसंधान प्रतिष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कलपक्कम तमिलनाडु ये सही सुमेलित है। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिकता के कारण आते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है जो ज़्यादातर विवर्तनिक गतिविधियों जैसे कि भूगर्भीय भ्रंशों के टूटने से होता है, लेकिन यह कभी कभी अन्य घटनाओं जैसे ज्वालामुखी गतिविधि, भूस्खलन, खदानों में विस्फोट और परमाणु परीक्षण के कारण भी होता है। तो भूकंप किस कारण से होता है? विवर्तनिकता के कारण। यदि दो स्थानों के समय में अंतर 1 घंटा हो तो उसके याम्योत्तर में कितना अंतर होगा? तो ये होगा 15 डिग्री। औसत सूर्य 24 घंटे में 360 डिग्री चाप के कवर करते हुए एक स्थिर दर पर परिक्रमा करता है। सूर्य 24 घंटे में 2 बार एक ही मध्याह्न को पार करता है। 2 मध्याह्न के बीच कोणीय दूरी के लिए आनुपातिक 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्या होगा? 15 डिग्री इसका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। IMF, जिसे फंड के रूप में भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी USA में है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों के आधार पर यह 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है? तो कितना है? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष।
ICJ 15 न्यायाधीशों से बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। कोर्ट मुख्यालय हेग, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? हेग नीदरलैंड में। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? तो सूर्य स्नान के माध्यम से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूर्य के संपर्क में आने से प्रतिक्रिया के रूप में निर्मित होता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रति सप्ताह 5 से 10 मिनट के लिए नंगे त्वचा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी ज़्यादातर लोगों को पर्याप्त विटामिन डी का उत्पादन करने में सहायता करती है। नाम के बावजूद विटामिन डी को एक हार्मोन समर्थक माना जाता है और यह वास्तव में विटामिन नहीं होता है। तो सूर्य स्नान के बाद क्या मिलता है हमें? विटामिन डी। मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी मतलब रिकेट से प्रभावित होता है? तो क्या होता है? अस्थियां रिकेट से प्रभावित होती हैं। रिकेट्स बचपन में होने वाला एक अस्थि विकार है जिसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं और फ्रैक्चर और विकृति का खतरा बढ़ जाता है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? तो ये किसके साथ है? फ्रांसीसी क्रांति, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व फ्रांसीसी क्रांति के साथ अस्तित्व में आए थे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने उद्घोषणा के पहले किया गया था। तो ये 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की गई थी। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें मिलाई जाती है क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में। धन्यवाद। भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।